हेलो बच्चों, कैसे हो। आई होप एवरीवन इज फाइन फिट जबरदस्त जिंदाबाद। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक से, जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। मैंने सुना है बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं और यही हमको चाहिए। हम हमेशा समय ना वेस्ट करने के बाद आराम से पढ़े, रिजल्ट करें, वही तो हम लोग का मूल मंत्र है। तो समय ना वेस्ट करने के बाद आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिस इज कंपैरिजन ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोकेटाइंस वगैरह को हम लोग कैसे कैसे फैक्टर से स्टेबल बनाएंगे। कार्बोकेटाइन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट मेनी फैक्टर्स। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ ली, ठीक है। स्टेबलाइज्ड बाय मेनी फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स होंगे वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा समय नहीं वेस्ट होंगे, बहुत बड़ा लंबा वीडियो भी नहीं होगा, लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जब आप कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाते हो, तो आप कौन कौन से फैक्टर्स को यूज करोगे। नॉर्मली हम लोग यूज करेंगे रेजोनेंस, फिर हम लोग ये भी यूज करेंगे एरोमेटिसिटी। मैं ऑर्डर पे नहीं लिख रहा हूँ, कंडीशंस लिख रहा हूँ कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। बच्चों हाइपर कंजुगेशन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन। चौथी पोजीशन पे आ जाती है आपकी इंडक्टिव इफेक्ट। ये सारे फैक्टर्स आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टू इंक्रीज माय स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाने के लिए जो भी फैक्टर्स वगैरह चाहिए हम लोग उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर। चलो लिख लो ये मेन पॉइंट। अब आज का जो इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोगों को पढ़नी होती है, वो उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है बेटा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो डांसिंग रेजोनेंस के ऊपर हम लोग एक मिनट, मैं स्लाइड थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू स्टडी इज योर डांसिंग रेजोनेंस। ना इसमें होता क्या है? नाउ डांसिंग रेजोनेंस इज आल्सो नोन एज सिग्मा बॉन्डेड रेजोनेंस। कई कई बुक्स पे आपको इसको सिग्मा बॉन्डेड रेजोनेंस भी दिखाई देता है। ऐसा होता क्या है? ये सिर्फ होता है आपके साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन्स में। साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन्स का मतलब क्या है? एक्चुअली साइक्लोप्रोपाइल के साथ एक कार्बोकेटाइन जुड़ा हुआ होता है। कैसे दिखते हैं? ऐसा नहीं, ये वाला साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन के बारे में हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक साइक्लोप्रोपेन है और उसके साथ एक कार्बन है जिसमें CH2 लगा हुआ है और एक पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे सिस्टम्स को हम लोग बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। परफेक्ट नाम बताओ तो इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल, फिर मिथाइल बोर्ड भी एक आ जाएगा, फिर आ जाएंगे कार्बोकेटाइन्स। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैटेगरीज। ऐसे कंडीशंस में इसको स्टेबिलिटी कैसे प्रदान किया जाता है, स्टेबिलिटी हम लोग उसको कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैसे डिस्कस करेंगे उसके ऊपर हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो साइक्लोप्रोपेन होता है ना बेटा, जो साइक्लोप्रोपेन होती है उसमें एंगल स्ट्रेन बहुत होती है। इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत होती है। एंगल स्ट्रेन का मतलब आपको मैंने थोड़ा बहुत बोला था, लेकिन एंगल स्ट्रेन का अर्थ क्या है कि ये बेंड हो जाती है थोड़ी। जैसे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, जो जितना चाहिए उतना ही बताने जा रहा हूं। आप इस कार्बन को पकड़ो, ये कार्बन क्या हाइब्रिडाइज होना चाहिए? sp3। अगर sp3 है तो इसकी एक्सपेक्टेड एंगल कितनी है? इसकी एक्सपेक्टेड एंगल कितनी है बेटा? इसकी जो एक्सपेक्टेड एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये है आपकी एक्सपेक्टेड एंगल। एक्सपेक्टेड एंगल को छोड़ के अगर आप और भी डिटेल्स में पढ़ो तो आपको कुछ एक चीज प्रैक्टिकली पता चलेगा। जैसे इस पॉइंट में देखो, यहाँ पर आपने एक्सपेक्टेड एंगल 109 डिग्री दिखा, लेकिन आप देख कैसे रहे? 160 डिग्री एंगल के जैसे। तो इसका मतलब ऐसे केसेस में आपके पास एंगल स्ट्रेन है, मतलब एंगल थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। इस तरफ से स्ट्रेन, इस तरफ से स्ट्रेन, आपकी एंगल घट चुकी है। तो वो एंगल स्ट्रेन हम लोग कैसे करते हैं बेटा? ये है आपकी एक्सपेक्टेड एंगल। ये एक्सपेक्टेड एंगल इतना बड़ा होना चाहिए था, लेकिन उससे थोड़ा कम हो चुका है अभी, ठीक है। sp3 के कारण 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर क्या है? एक स्ट्रेन मिला है, एंड दैट एंगल स्ट्रेन value we will be going to calculate. In cyclopropane it is very high. cyclopropane ये में बहुत ज़्यादा है, half of 109 degrees 28 minutes minus 60 degrees, जो कि लगभग आपके पास 24.5 डिग्रीज के करीब हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस करने से आपके दिमाग में क्लैरिटी क्या आती है कि 24.5 डिग्री जब हम लोग करेंगे ना, ध्यान से सुनो कुछ चीज़ों को। हाँ, 24.5 डिग्री जो हम लोग करेंगे ये आपकी एंगल स्ट्रेन होगी। अभी
इसका अर्थ ये है कि जो एंगल स्ट्रेन है, यहाँ पर जो साइक्लोप्रोपेन के एंगल्स थे ये तो 60 डिग्री के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, योर एक्सपेक्टेड एंगल शुड हैव बीन 109, मतलब इधर भी 24.5 डिग्री के करीब और इस तरफ से भी बेटा 24.5 डिग्री के करीब थोड़ा बहुत एंगल स्ट्रेन है, जिसके कारण ये एंगल बेंड हो चुका है। इस रीजन के चलते होता क्या है, द पी ऑर्बिटल्स, इनके इस कार्बन के जो पी ऑर्बिटल्स होंगे वो भी बेंड हो जाएंगे। p orbitals also start bending, बेंडिंग होने के कारण जब ये p orbitals बेंडिंग होंगे तब वो बहुत ही दिक्कत पैदा करते हैं, बहुत ही अनस्टेबिलिटी पैदा करते हैं। होता क्या है, थोड़ा डिटेल्स में दिखाता हूं। इस कार्बन के पास मैंने आपको ऐसे ड्रॉ कर दी, ये वाली p ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा और टेढ़ा करके ड्रॉ कर दूं क्या, तो आपको शायद थोड़ा और ज़्यादा इजी होंगे चीज़ को। इसको थोड़ा टेढ़ा करके ड्रॉ कर देता हूँ, तब आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। यहाँ पर मैंने ये कार्बन दे दी, इसके साथ एक और कार्बन दे दी, यहाँ पर मैंने पी ऑर्बिटल को दिखा दिया। अब इसके पास दो हाइड्रोजन तो है, लेकिन एक ओपन अप पी ऑर्बिटल है, ये तो खाली पड़ा वैकेंट पी ऑर्बिटल है बेटा। ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल आपको पूरा क्लैरिफाई करता है कुछ चीज़ें। ये वैकेंट पी ऑर्बिटल आपको पूरा क्लैरिफाई करता है कुछ चीज़ें। क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं आपको, ये बताते हैं कि इसके साथ जो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये टेढ़े हो चुके हैं थोड़ा। इसके साथ जो ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं दे विल बिकम बेंड। बेंड क्यों हो चुके हैं बेटा, बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। ऐसे एंगल स्ट्रेन्स के कारण यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स बेंड हो चुके हैं। पहला पॉइंट क्लियर है बेटा। अगर एंगल स्ट्रेन के लिए बेंड हो चुका है तो यहाँ होता क्या है, यहाँ से यहाँ तक ओवरलैपिंग होती है। दिस इज द ओवरलैप। द ओवरलैप इज ड्यू टू द बेंट स्ट्रक्चर, इज ड्यू टू द बेंट स्ट्रक्चर। द ओवरलैप इज ड्यू टू द बेंट स्ट्रक्चर। तो ऐसे केसेस वगैरह में ओवरलैप जब बेंट स्ट्रक्चर के कारण थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, इलेक्ट्रॉन पुशअप कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है जब, तब प्रैक्टिकली हम लोगों को ये पता चलती है कि देयर इज अ रेजोनेंस। ये तो पाई बॉन्ड के जैसा चल रहा है अभी, हालांकि प्योर पाई बॉन्ड तो है नहीं, ये तो सिग्मा बॉन्ड है बेटा। तो इस रीजन के कारण यहाँ पर एक ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है। इस ओवरलैपिंग के कारण कुछ एक चेंज दिखाई देता है। क्या, थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर ये जो CH और H था और ये जो प्लस चार्ज था, ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड अभी माइग्रेट करेगा इस तरफ टुवर्ड्स द रेजोनेंस, क्योंकि ये बेंड हो चुका है, ये थोड़ा खुलने के लिए कोशिश करेंगे। अब अगर ये खोल दिया अपने आप को तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे। हमको पता है डबल बॉन्ड आने से ही इसके पास फॉर्मल चार्ज गायब हो जाती है बेटा, और ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे और ऐसे ओपन रह जाता है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके पास भी CH2 है। तो पहले क्या था, एंगल स्ट्रेन था। इस ऐसे मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन थे, एंगल स्ट्रेन था, वाज प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन अभी अगर देखें बच्चों तो यहां पर नो मोर एंगल स्ट्रेन, नो मोर एंगल स्ट्रेन, और कोई भी अभी एंगल स्ट्रेन बचा नहीं रहा। ऐसा क्यों बचा नहीं रहा बेटा, क्योंकि एक सिंपल सी ही बात है, अगर एंगल स्ट्रेन नहीं बचेंगे तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। यहाँ पर कोई अभी ओपन स्ट्रक्चर बन चुका है, दिस इज बिकमिंग अ ओपन स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप ये पकड़ लो, यहाँ पर एक क्लोज स्ट्रक्चर थी और इस क्लोज स्ट्रक्चर के चलते ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंगल स्ट्रेन था। तो ऐसे रेजोनेंस को सिग्मा बॉन्ड जब ट्रांसफर हो जाती है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। और ये कार्बोकैटायन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी कंडीशंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको शायद पता चल चुका है अभी कि कुछ भी करें, अगर आपके पास ऐसा एक साइक्लोप्रोपेन है, उसके बाहर में एक कार्बोकैटायन है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, बिना कोई आश्चर्यचकित कथा से यहाँ पर आराम से यहाँ पर ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। ये ध्यान में रखा जाए, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आप देख के आपको पकड़ना चाहिए। अब आती है स्टेबिलिटी के कंडीशंस। तो पहला कंडीशन हम लोगों ने अभी भी पढ़ लिया कि वो आपकी एंगल स्ट्रेन है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के कंडीशंस आज हम लोग एंगल स्ट्रेन के ऊपर से पहले डिस्कस कर रहे हैं।
फिर हम लोग कोई दूसरा या तीसरा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है नंबर 1 एंगल स्ट्रेन। अब एंगल स्ट्रेन में अगर आपको पेपर में दिया जाए, मैं आपको ऐसे दे देता हूं कार्बोकैटायन, तो यहाँ 3 साइक्लोप्रोपेन के साथ ये कार्बोकैटायन है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। दिस ऑल्सो इज नोन एज ट्रोपाइलियम आयन या ट्रोपाइलियम कैटायन इस मॉलिक्यूल को, क्योंकि 3 है तो तीनों से आराम से दे सकते हैं सिग्मा बॉन्डेड रेजोनेंस, तो थोड़ा ज्यादा होंगे। ये ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू ऐसे कार्बोकैटायन जिसमें सिर्फ 2 साइक्लोप्रोपेन्स होते हैं। ये ज्यादा स्टेबल होगा ऐसे कार्बोकैटायन से जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। तो फर्स्ट मोस्ट स्टेबल, इनफैक्ट आई कैन से इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। सबसे ज्यादा अगर स्टेबल कार्बोकैटायन आया तो यही आया, ठीक है। तो इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। कैसे? क्योंकि 3 साइक्लोप्रोपेन है, इसके साथ एक कार्बोकैटायन जुड़ा हुआ है, और 3 होने के कारण तीनों से ओवरलैपिंग आएंगी, तो रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें थोड़ी कम है, 3 से ज़्यादा, 3 से कम 2 और 2 से कम 1 पे, ठीक है। पहला वाला कंडीशंस ले लीजिए इसमें, आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस पे भी दिखाई दिया होगा शायद। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक कंडीशंस। पार्ट ऑफ एरोमेटिक कंडीशन। देखो, पार्ट ऑफ एरोमेटिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। देखो, पार्ट ऑफ एरोमेटिक जब आप बताओगे तब इसमें एक चीज है कि मान लीजिए मैंने आपको ये वाला कार्बोकैटायन दे दिया और मैंने आपको एक और ये वाला कार्बोकैटायन दे दिया, तो इन दोनों में आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस वाले मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबिलिटी है? थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब देखो, आपको करना क्या, देखो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। अब आप क्या करोगे, रिमूव द पॉजिटिव चार्ज, रिमूव द चार्ज, रिमूव द चार्ज। दोनों केस में आप चार्ज को रिमूव कर दोगे। अगर रिमूव कर दिया फिर आपको ये मिला, यहां पर आपको ये मिलेगा और यहां पे आपको CH2 मिल जाएगा। करेक्ट? ये मेरा ट्रिक है, ये एक टर्म्स ट्रिक है, ये ध्यान में रखें। अगर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनो, हाँ, अगर पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के बाद ये अभी भी एरोमेटिक है, ये अभी भी एरोमेटिक है, लेकिन ये क्या बन जाएगा देखने के लिए, नॉन एरोमेटिक के जैसा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो स्टार्टिंग वाले मॉलिक्यूल मैंने दी थी, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था, इट वाज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एरोमेटिसिटी, ये एरोमेटिसिटी को बना रहा था। लेकिन जहां मैंने वहां पॉजिटिव चार्ज रिमूव कर दी, ये क्या बन चुका है, नॉन एरोमेटिक। यहां पहले भी एरोमेटिक था, अभी भी एरोमेटिक है, क्योंकि यहां पर बेंजीन इज सपोर्टिंग द एरोमेटिक कंडीशंस। इसका मतलब रिमूव करने के बाद अगर एरोमेटिक चीज नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कुछ ऐसा चीज बन जाए, तो वो अवश्य ये है कि ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, क्योंकि हियर इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर, in the first structure the positive charge is a part of aromatic character। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज थे, यहां पर जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज थे, ये आपका एरोमेटिक कैरेक्टर का एक हिस्सा बन रहा था, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले जो कंपाउंड है यहाँ पर, ये वाला में आपके पास पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के बाद भी एरोमेटिसिटी है, मींस इन दिस केस यहाँ पर तो आपका पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज इज अ पार्ट ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम, बट यहाँ पर इन अ सेकेंड स्ट्रक्चर द पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अ पार्ट of aromatic character। It is not a part of aromatic character। क्या ये क्लियर है बच्चों? तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो रिमूव करके देखना, अगर दोनों में एरोमेटिसिटी है, एक में पॉजिटिव चार्ज रिमूव करके देखना, अगर उसके बाद भी एरोमेटिक है तो इसका मतलब पहला वाला स्ट्रक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा वाला पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। The third point that we are engrossing into is your plus n system। तीसरा वाला जो पार्ट है, that is nothing but
प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट होने के कारण भी चीजें बहुत स्टेबलाइज हो जाती है। जैसे यहां पर मैंने लगा दी CH2 प्लस और यहां मैंने OH लगा दी। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहां पर, जहां पर मेरे पास CH2 प्लस है और मैंने वही OH लेकिन साइड पे लगा दी। अब इन दोनों में से अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो यहां पर प्लस एम इफेक्ट है बिकॉज इट हैज गॉट अ लोन पेयर, बुल मत जाना, और यहां पर मेटा पोजीशन है और हम सबको पता है बच्चों कि मेटा पोजीशन डज नॉट शो रेजोनेंस, डज नॉट शो रेजोनेंस इफेक्ट्स, डज नॉट शो रेजोनेंस इफेक्ट्स, जिसके कारण यहां पर सिर्फ माइनस आई दिखाएंगे और माइनस आई एंड प्लस एम में हमेशा हम लगता है प्लस एम ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। पहला वाला आप देखेंगे साइक्लोप्रोपेन वाले जो एंगल स्ट्रेन वाले कंडीशंस, दूसरे वाले आप कहाँ पर क्या चीज देखेंगे बच्चों, आप देखेंगे क्या वहां पर एरोमेटिक का पार्ट है, तीसरा पार्ट आप ऐसे देखेंगे। चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। चौथा पार्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, दिस इज रेजोनेंस इफेक्ट। जब आप रेजोनेंस इफेक्ट को पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो तो आप कुछ चीजों को आपको बहुत ही डिटेल से देखना है। यहां पर CH2 प्लस, यहां पर CH2 प्लस। अब दोनों केस में ये पाई बॉन्ड इज इन रेजोनेंस विद अ पॉजिटिव चार्ज। क्या यहां पर कोई रेजोनेंस है? देयर इज नो रेजोनेंस। पक्का से देखो ध्यान से, दिस इज नो रेजोनेंस। देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे सर प्लस एम इफेक्ट और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या है, मैं बताता हूं। इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। इसमें जो दूसरा ग्रुप लगा हुआ है ना, इसमें एक प्लस एम है और ये वाला माइनस है, लेकिन यहां आपके पास रेजोनेंस और बिना रेजोनेंस के कंपैरिजन में, तो यहां पर दोनों रेजोनेंस है, यहां पर सिर्फ एक ही में रेजोनेंस है, इसमें नहीं। तो इसमें क्योंकि रेजोनेंस है, रेजोनेंस इज प्रेजेंट, रेजोनेंस इज प्रेजेंट, इस कंडीशन के चलते दिस वन इज मोर स्टेबलाइज्ड। क्लियर बच्चों? चलिए लिख लीजिए। छोटे छोटे पार्ट्स है बच्चों, लेकिन हम लोग को ये भी देखना है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट कंडीशंस होंगे मैं सीरीज में लिख देता हूँ, ये चार पहले इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद देखना है आपको प्लस H इफेक्ट, छठा देखेंगे आप प्लस I इफेक्ट। अब यहां तक ये स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइजेस अप टू दिस पॉइंट, अप टू दिस कंडीशन। मतलब जब आप पहले देखोगे, पहला वाला आपका क्या था, एंगल स्ट्रेन के कारण। दूसरा वाला क्या था, एक पार्ट है एरोमेटिक कैरेक्टर का, एक नॉट अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। तीसरा पार्ट क्या था, प्लस एम इफेक्ट, इसमें कुछ नहीं है। चौथा क्या था, रेजोनेंस, इसमें कुछ नहीं है। पांचवा क्या है, यहां पर एक में प्लस H है, हाइपर कंजुगेशन पॉजिटिव वाली है, और छठी क्या है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे सातवें पॉइंट से हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो वाले अनस्टेबल करेंगे, लेकिन सबसे कम अनस्टेबल वाला थोड़ा बेटर हो, तो इसका रिवर्स बनाएंगे। मतलब माइनस आई इफेक्ट भी खराब तो करेगा ही, लेकिन कम करेगा। फिर यहां पर माइनस H इफेक्ट, फिर माइनस M इफेक्ट। क्या आपको समझ में आ रहा है चीजें? बेसिक सी चीज है। एंड 10वां पार्ट होगा पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। तो यही आपके कंडीशंस हैं। ये चारों के चारों अनस्टेबलाइज करते हैं, अनस्टेबलाइजेस द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन तो यहां तक ये सब चीजें आपको अनस्टेबलाइज करते हुए दिखेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहली पॉइंट कौन सी है बेटा, साइक्लोप्रोपेन वाली एंगल स्ट्रेन। दूसरी पॉइंट कौन सी है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर का पार्ट पॉजिटिव चार्ज। तीसरा क्या है, प्लस एम। चौथा क्या है, रेजोनेंस है या नहीं। पांचवा हमको देखना पड़ेगा प्लस H है या नहीं। छठा प्लस I, यहां तक आपको स्टेबल बनाएंगे। उसके बाद अनस्टेबल करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कम अनस्टेबल कौन करेगा, माइनस I, क्योंकि उसकी पावर थोड़ी कम होती है। फिर माइनस H, फिर माइनस M, फिर 10वां मैंने एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर दे दिया। ठीक है, तो ये तो 10 मेन कंडीशंस है। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक, तो 10वां क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, हेडिंग लिख लीजिए बच्चों, कंपैरिजन ऑफ अनस्टेबिलिटी। कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी। तो कुछ क्वेश्चन देना, पहले लिख लो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ठीक,
तो वही करना है। हाँ, पहले क्वेश्चंस को लिख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल। ये थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तो दो के पेयर्स में मैंने इसको लाया है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करो बच्चों, आपको अवश्य बहुत ही अच्छा तरीके से मार्क्स मिलेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को नोट वगैरह कर लो। ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को हमेशा नोट करना सीखें। ये 6 के 6 क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। इसके साथ भी और कुछ देते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग करने चाह रहे हैं उसमें सारे इफेक्ट्स लगेंगे, ठीक है। सारे इफेक्ट्स लिखना एकदम तय है बेटा। सारे मतलब सारे इफेक्ट्स आप देख लेना एक बार रिवाइज कर लो पॉइंट्स, कौन कौन से है कौन कौन से नहीं है। आपको पूरी श्योरिटी एंड क्लैरिटी के साथ ही काम करना है बेटा। चीज़ों को हमेशा परखे, समझे और क्लियर करें, टेंशन ना लें। ये CCl3 है नीचे मैंने आपको दिया है। CCl3 इधर भी देंगे, ठीक है। एक और लास्ट दो क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन हो गया। कौन सा हो गया था? 9वां क्वेश्चन हो गया था। 10वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाला Okay, let's now finish it off in this particular point. तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो आप एक बार नोट कर लीजिए चीज़ों को, ठीक है। नोट कर लिया, उसके बाद अपनी सॉल्व करने बैठ जाते हैं हम लोग बच्चों। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। अभी यहाँ पर देखिए ध्यान से,
तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला है बेटा कि यहाँ पर इस पॉइंट पे रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन होता है। ऑब्वियसली दिस इज मच मोर स्टेबल। समझ में आया? पहला ही देखो, दोनों में से कोई एक एरोमेटिक नहीं है, कोई साइक्लोप्रोपेन वाला सिस्टम भी नहीं है। जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा उसमें ऑब्वियसली आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसमें ध्यान से देखिए, इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। आपको पढ़ाया था केस वेकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर। ये वेकेंट ऑर्बिटल है, ये वेकेंट ऑर्बिटल और ये लोन पेयर की रेजोनेंस। लेकिन यहाँ पर इसके साथ सिर्फ आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन ही हैं और कुछ नहीं है। तो इसके कारण यहाँ पर आपके पास हो गई है रेजोनेंस। ये केस नंबर 5 था शायद, और दिस विल बी मच मोर स्टेबलाइज्ड। पूरा क्लियर बच्चों? फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लोन पेयर जो है यहाँ पर आराम से डीलोकलाइज होगा। यहाँ पर सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इधर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें रेजोनेंस है लोन पेयर विथ वेकेंट ऑर्बिटल, विथ वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल होगा। ये बहुत ईजी है बेटा। ये वाले आपको एरोमेटिक मिलेंगे, ये वाला आपको एंटी एरोमेटिक मिलेगा, और ये वाला आपको नॉन एरोमेटिक मिलेगा। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल, मैं इसका नंबरिंग दे देता हूँ। ये फर्स्ट स्टेबल, ये सेकंड स्टेबल और ये थर्ड स्टेबल। सबको पता है कि नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबलाइज होती है। अब इन दोनों में, इन तीनों में NH2 NH2 केस में यहाँ पर आपके पास प्लस m है। ऐसा क्यों है प्लस m? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है। यहाँ पर भी आपके पास क्या है? प्लस m है। तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो गई। अब यहाँ पर है सिर्फ माइनस i। तो माइनस i होने के कारण इसमें सिर्फ आपकी माइनस i क्या करता है, खाली अगर माइनस i रहे तो वो अनस्टेबलाइज करेगा। तो ऑब्वियसली दिस इज द लास्ट पोजीशन, ये तीसरा पोजीशन इसको मिलेगा। अब इन दोनों में तो प्लस m है, लेकिन इसमें माइनस i बहुत कम है, बहुत दूर है। लेकिन इसमें माइनस i बहुत ज्यादा होगा। ऐसा क्यों है? माइनस i क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लोज है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट तो होगा, लेकिन माइनस i की पावर बहुत कम होंगी। तो इन तीनों में से अगर आप सेग्रीगेट करना चाहते हैं तो ये तीसरा नंबर, ये सबसे बेस्ट स्टेबल, ये दूसरा। इन दोनों में बहुत इजी है। यहाँ पर लोन पेयर है जो कि रेजोनेंस में आएगा, मतलब ये आपका एक प्लस m इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर x इज कनेक्टेड टू y टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो पक्का ये क्या होगा? ये प्लस m, यहाँ पर ये तो माइनस m हो गया, ये प्लस m। माइनस m इज ऑलवेज अनस्टेबलाइज्ड। ठीक है, पॉइंट्स को नोट करते जाओ। अगर समझ में नहीं आया तो ध्यान से लिखना चीजों को। ठीक है, तो यहाँ प्लस m तो है, लेकिन हमको पता है कि हेलोजेंस में माइनस i ज्यादा पावरफुल होती है। माइनस i इज मोर पावरफुल इन हेलोजेंस in comparison to halogens। in halogens minus i is more powerful than plus m। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस i। इधर हम लोग प्लस m तो बिंदास लिखेंगे, लोन पेयर है। इधर है आपके पास प्लस h। तो अगर स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है और स्ट्रक्चर नंबर 3 है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी के ऑर्डर आएंगे बेटा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे ज्यादा स्टेबल नंबर 2, उसके बाद स्टेबल नंबर 3, उसके बाद स्टेबल नंबर 1। क्योंकि 1 में हो सकता है प्लस m है बच्चों, लेकिन माइनस i हेलोजेंस में ज्यादा डिमांडिंग एंड पावरफुल। इन तीनों में करते हैं। इसमें प्लस h है, इसमें प्लस h है, इसमें प्लस i है, इसमें प्लस i। मेटा पोजीशन पे कभी रेजोनेंस नहीं होता। अगर स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2, ये स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4 दिया जाए, तो इसके स्टेबिलिटी के ऑर्डर के हिसाब से हमको ये पता चल जाएगा कि 1 and 2, 3 and 4 से ज्यादा स्टेबल है। लेकिन 1 and 2 में 1 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था CH3 में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू CD3। तो 1 में भी मोर स्टेबल देन 2। लेकिन जब प्लस i की बारी आएगी तब ड्यूटेरियम ज्यादा पावरफुल होता है इन कंपैरिजन टू द प्रोटियम। तो उसके हिसाब से 4 एंड देन द 3, ये आपके परफेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इनमें हम लोग ले लेते हैं। इसमें आपके पास माइनस i है, इसके माइनस h है, इसमें प्लस h है, इसमें प्लस m है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 दे दिया, स्ट्रक्चर नंबर 2 दे दिया, स्ट्रक्चर नंबर 3 दे दिया और स्ट्रक्चर नंबर 4। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे होंगे? कार्बोकेटायन को बचाने के लिए प्लस चार्ज के लिए हम लोग को प्लस m इफेक्ट ज्यादा अच्छा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1 फिर 2। एंड दोनों में माइनस है, लेकिन माइनस i कम खराब करता है, थोड़ा बेटर है स्टेबिलिटी में। सो दिस विल बी नंबर 4 एंड देन नंबर 3। क्या समझ में आ रहा है आपको? सब कुछ पूरा क्लियर है? अंतिम कुछ 2 क्वेश्चन से यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। यहाँ पर पहले इसको कर लेते हैं। इसमें सिर्फ प्लस i होगा, इसमें सिर्फ प्लस i होगा। प्लस i में यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है और यहाँ पे आपके पास टर्शियरी वाले कार्बन्स हैं। तो प्लस i सबसे ज्यादा इस पे भारी है। अगर ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है
ये स्ट्रक्चर नंबर 2, ये स्ट्रक्चर नंबर 3। सो डेफिनेटली स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी बच्चों? 1 will be greater than 2 will be greater than 3। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्योंकि प्लस आई हमेशा भारी ग्रुप्स के या ज़्यादा मोटे ग्रुप्स के ज़्यादा होते हैं, वो पुशिंग ग्रुप्स उसके टेंडेंसीज ज़्यादा होंगे। उसके बाद अगर यहाँ देखो तो यहाँ पर तो हाइपर कंजुगेशन है। अब हाइपर कंजुगेशन में आपको देखना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ C के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स मिलेंगे, यहाँ पर 3 अल्फा। इधर देखो इस कार्बन के साथ ये कार्बन नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर C के साथ 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ C के साथ सिर्फ 1 हाइड्रोजन, सो 1 अल्फा हाइड्रोजन। 1 अल्फा, 2 अल्फा एंड 3 अल्फा में 3 अल्फा सबसे ज़्यादा होंगे, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, फिर 1 अल्फा हाइड्रोजन। I hope everyone has got it cleared with the stability comparison in the carbocations. I hope सारे बच्चों का पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूरा डिटेल्स में लिखें कौन सा क्वेश्चन आपको दिक्कत आ रही है, मैं अवश्य आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल मीट सून इन द नेक्स्ट वन विद कार्बोनाइंस एंड फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। थैंक यू।